हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हम लोग आखिरी में पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कि स्प्रिंग का फोर्स के एक्स होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं वो उल्टा होकर जुड़ते हैं सीरीज में और सीधा जुड़ते हैं पैरेलल में। और स्प्रिंग को कट करते हो तो के एल कॉन्स्टेंट होता है, मतलब अगर एल डबल होगा तो के आधा होगा, एल आधा होगा तो के डबल हो जाएगा। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो अगली चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्प्रिंग होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग्स आर मासलेस। स्प्रिंग्स मासलेस होते हैं। मासलेस का मतलब ये नहीं है कि उनका मास जीरो ही होता है। मासलेस का मतलब आप भी समझते हो कि कोई भी चीज़ अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स की बनी है तो मास होगा ही। मासलेस का मतलब उनसे जो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं उनके आगे उनका मास नेग्लिजिबल होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग्स आर मासलेस एंड सो दे अप्लाई ये बाहर तो नहीं जा रहा, अप्लाई बोर्ड के बाहर जा रहा है क्या? कतई को नहीं जाओ भाई। एंड सो दे अप्लाई इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ द एंड्स। इसीलिए वो दोनों एंड्स पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है। मान लो M1 M2, ठीक है। मान लो स्प्रिंग को आप खींच के ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्प्रिंग को जिस पे फोर्स लगाएगी, तो मान लो लेफ्ट वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रही है, सपोज लेफ्ट ब्लॉक पे जिसका फोर्स है मान लो वो है F1, और मान लो राइट ब्लॉक पे जो फोर्स है वो F2 है। अब ध्यान रखना, अगर स्प्रिंग ब्लॉक पे F1 F2 लगाएगी तो उल्टा भी सत्य है कि ब्लॉक भी स्प्रिंग पे कितना लगाएगा, ये ब्लॉक लगाएगा F1 और ये ब्लॉक लगाएगा F2, ठीक है बच्चों। सेम ही लगाएंगे। अब सोचो कि अगर कोई चीज़ मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है मा। अगर किसी चीज़ का मास जीरो है तो उस पर नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का एक ही तरीका है कि इस पर एक फोर्स F1 एक फोर्स F2 है, तो नेट फोर्स जीरो होने का एक ही तरीका है कि F1 F2 आपस में सेम होंगे। मतलब एक स्प्रिंग दोनों एंड पे क्या लगाएगी? सेम फोर्स लगाएगी। दोनों एंड पे क्या लगाएगी? सेम फोर्स। सिंपल सी बात है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर, क्यों नहीं याद रखेंगे। चलो भाई मिटाऊं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, और आप इसको मान लो 20 न्यूटन से खींच रहे हो। ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, ठीक है बच्चों। मान लो इसकी एक्सीलरेशन 5 है, तो कोई पूछ रहा है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी एक्सीलरेशन 5 है तो इस स्प्रिंग ने इस पर एक फोर्स लगाया होगा FSP, इस पर भी लगाएगा FSP, दोनों साइड फोर्स क्या होगा? सेम होगा। इस पे बात करेंगे तो नेट फोर्स बराबर मा। अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 20 आगे FSP पीछे, तो 20 माइनस FSP, मास कितना? 2, एक्सीलरेशन 5, ठीक है। तो 20 माइनस FSP बराबर 10, FSP कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना है? 10 है। इस पर बात करते हैं, इस पर फिर नेट फोर्स बराबर मा। अब इस पर नेट फोर्स क्या है? एक ही है, FSP बराबर 3 है। FSP कितना आया? 10 बराबर 3 है। ए कितना हो गया? 10/3। तो इसका मतलब अगर उसका एक्सेलेरेशन 5 है तो इसका एक्सेलेरेशन 10/3 होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो। आगे चलें। चलो भाई, अब की 3 ब्लॉक पकड़ लेते हैं। 3 ब्लॉक पकड़ते हैं तो 3 ब्लॉक में क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो 3 ब्लॉक में ऐसा है कि मान लो, अरे यार इसमें कितनी भरी पड़ी है, कौन न लगा कहीं भर देता है। हाँ, मान लो 3 ब्लॉक लेते हैं, 1 2 3, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। मान लो इस पर सपोज 50 न्यूटन फोर्स है। मान लो इसकी एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो इसकी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? अभी दो अलग अलग स्प्रिंग है। मान लो आगे वाली जो स्प्रिंग है उसका फोर्स है F1, तो इसने इस पर फोर्स लगाया F1, इसने इस पर फोर्स लगाया F1। मान लो पीछे स्प्रिंग का फोर्स है F2, इसने फोर्स लगाया F2, इसने फोर्स लगाया F2, ठीक है। तो हमको इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम F1 निकालें, F2 निकालें, ठीक है। तीनों ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक की बात करते हैं। एक्सेलेरेशन आगे है तो नेट फोर्स आगे होगा, तो नेट फोर्स होगा 50 माइनस F1 बराबर ma।
ma कितना होगा 2 × 3, F1 कितना हो गया 50 में से 6 गए 44, हो गया 44। इसकी बात करते हैं, इस पे नेट फोर्स होगा F2 बराबर ma, m कितना है बच्चों 5, एक्सेलरेशन कितना है 6, F2 हो गया 30। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे दो फोर्स हैं, इधर F1 है जो कि 44 है और इधर F2 है जो कि कितना है 30। अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना हो गया 44 आगे 30 पीछे, मास कितना 3, ये हो गया 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काम खत्म, सिंपल। तो इस तरीके से 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, 5 ब्लॉक हो, आप ये सवाल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़े आगे, बढ़ते हैं, मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब बात करते हैं आगे चल के एक छोटी सी स्टेटमेंट कि अगर कई सारे स्प्रिंग या स्ट्रिंग सीरीज में हूं कैसे लिखेंगे, हूं, तो सबका टेंशन मतलब फोर्स सेम होगा। तुम बोलोगे ऐसे कैसे, मैं बोलूंगा देखो, मान लो एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग, उससे एक और स्प्रिंग, फिर उससे एक स्ट्रिंग, मान लो उससे एक और स्ट्रिंग, फिर मान लो एक और स्प्रिंग एंड सो ऑन, ऐसे लंबा सा सिस्टम है इनफिनाइट सा। अब ये देखो, मान लो इस पर इसका फोर्स है F, तो स्प्रिंग के इस एंड का F तो इस एंड का भी F। अब सोचो स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग पे कितना लगा रही F, तो ये स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग पे F लगा रही, तो ये भी स्प्रिंग इस पे एक्शन रिएक्शन के तौर पे F ही लगाएगी। अब इस स्प्रिंग के लेफ्ट एंड का F तो राइट एंड का भी क्या होगा F। अब स्प्रिंग धागे पे कितना लगा रहा है F, धागा स्प्रिंग पे क्या लगाएगा F, धागे के इस एंड का F तो इस एंड का भी क्या होगा F। ये धागा इस पे F लगा रहा है तो ये भी धागा इस पे कितना लगाएगा F। ऐसी इस धागे के इस एंड का F तो इस एंड का भी क्या होगा F। ये धागा स्प्रिंग पे F लगा रहा है तो स्प्रिंग भी धागे पे क्या लगाएगा F। अब सोचो कुल मिला के अगर यहाँ टेंशन F है तो लाइन से कितने भी लगा दो सबकी टेंशन F ही होगी। तो ध्यान रखना, अगर लाइन से कितनी भी चीजें हो सबकी टेंशन क्या होगी बच्चों, सबकी टेंशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एक और चीज कि स्प्रिंग बैलेंसेस, ये बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है, आर कंसिडर्ड मासलेस। जो स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं वो स्प्रिंग के बने होते हैं, उनको मासलेस मानते हैं। एंड इफ दे आर गिविंग a constant reading, then their lengths must be constant। अब इसका मतलब क्या, मैं अभी आता हूं, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है नो डाउट भारी होता है, लेकिन हम इन सवालों मान के चलते हैं कि स्प्रिंग का जो मास है वो 0 होता है, स्प्रिंग बैलेंसेस का। मिटा दो, सेकंड पॉइंट पे अभी आता हूं मैं, आप देखते चलो। मान लो क्वेश्चन ये है कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये एक और स्प्रिंग बैलेंस है, नीचे एक मास है मान लो 10 किलो, ये S1 है S2 है। फाइंड मास रीडिंग्स ऑफ S1 एंड S2। S1 और S2 कितना मास नापेंगे। ठीक है, सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऐसी मोशन आपको अभी नहीं आएगी, ये मोशन कर भी सकता है लेकिन वो SHM में आएगी। अब किसी की भी रीडिंग पूछने का मतलब, एक्चुअली स्प्रिंग का फंडा क्या होता है, देखो स्प्रिंग बैलेंस में ऐसा होता है, एक कांटा होता है, यहाँ पे हुक होता है, उस पर कोई मास लगा दिया तो हुक उसको खींचता है। तो अगर ये मास ऑसिलेट कर रहा है तो रीडिंग एक आ ही नहीं सकती, रीडिंग बदलती रहेगी। रीडिंग आने का मतलब ही यही हुआ कि वो इक्विलिब्रियम में मास है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो रीडिंग बदलती रहेगी। तो रीडिंग तभी आ सकती है जब स्प्रिंग की लेंथ कांस्टेंट हो। अगर स्प्रिंग की लेंथ बढ़ घट रही है तो ना ये इक्विलिब्रियम में होगा ना एक रीडिंग आएगी। ठीक है, अब ये मासलेस है, ये भी मासलेस है। वैसे स्प्रिंग बैलेंस मासलेस नहीं हो सकती, उसका अच्छा खासा मास होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं मासलेस है। अब इस स्प्रिंग का टेंशन T1 है, नीचे कितना है 10G, तो T1 कितना हो गया 10G। अब स्प्रिंग के नीचे वाले एंड पे 10G है तो ऊपर वाले एंड पे भी क्या होगा 10G होगा।
अब ये इस पर 10G लगाएगी तो ये भी इस पर 10G लगाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों स्प्रिंग का टेंशन 10G ही होगा। दो स्प्रिंग सीरीज में होगी तो टेंशन सेम ही होगी। इधर टेंशन 10G तो यहाँ भी टेंशन क्या होगी 10G। कुल मिला के आप सोचो, इस स्प्रिंग का टेंशन भी 10G है तो वो वेट कितना नापेगी 10G। इस स्प्रिंग का टेंशन भी 10G है तो वो वेट कितना नापेगी 10G। और वेट अगर 10G होगा तो मास कितना होता है वेट बाय जी। तो इसका मास भी होगा 10 किलो और उसका मास भी कितना होगा 10 किलो। तो दोनों स्प्रिंग जो मास नापेंगी वो 10 किलो नापेंगी। ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसके नीचे 10 किलो लटका ही हुआ है, अगर इस पूरे को सिस्टम मान लो तो इसके नीचे भी कितना मास है 10 और ये तो 0 है, 10 ही किलो है। तो दोनों स्प्रिंग जो होंगी 10 किलो नापेंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें बच्चों। ओके, बैठा दूं। अब देखो, मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक। एक मास ये है, एक मास ये है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रहेगा भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो भी एम ये भी एम, जाएगा कहाँ सिस्टम। बात है ये कितना मास नापेगी। अब देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। तो ये टेंशन कितनी होगी mg, ये भी टेंशन कितनी होगी mg। यहाँ से यहाँ तक एक ही धागा है, यहाँ भी टेंशन mg, यहाँ भी टेंशन mg। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की टेंशन mg है। तो अगर इसकी टेंशन mg है तो ये वेट कितना नापेगी mg, और मास कितना नापेगी वेट बाय जी। वेट बाय जी कितना हो गया m, इसका मतलब ये m नापेगी। अब लोगों को एक समस्या होती है, लोग कहते हैं कि सर टेंशन उधर भी mg इधर भी mg है, तो इसको 2mg वेट नापना चाहिए और मास 2m नापना चाहिए। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कैसे? मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे m, यहाँ टेंशन mg होती है और यहाँ भी टेंशन mg होती है। टेंशन दोनों साइड सेम ही होती है। टेंशन कभी एक साइड हो भी नहीं सकती। आप सोचो, ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक स्प्रिंग लिया, अब सोचो एक स्प्रिंग दोनों हाथ से खींच के, दोनों साइड से खींच के आप टेंशन जनरेट कर सकते हो। केवल एक साइड से फोर्स लगाओगे तो खींचेगी कैसे? एक स्प्रिंग तभी खींचेगी जब दोनों साइड फोर्स हो। जब उसका टेंशन mg होता है उसका मतलब एक एंड पे mg नहीं होता, उसका मतलब दोनों एंड पे mg होता है। तो टेंशन कभी भी एक साइड पे हो ही नहीं सकती। टेंशन का मतलब दोनों साइड ही टेंशन होता है, कभी एक साइड टेंशन पॉसिबल ही नहीं। आप स्प्रिंग को एक साइड नहीं खींच सकते। आप स्प्रिंग बैलेंस लो, आपने ऊपर हाथ पकड़ा, नीचे मास नापा, वो खींचेगी। यहाँ से छोड़ दो, कुछ नहीं खींचेगी, वो दोनों साइड से खींचनी पड़ेगी। इधर आप फोर्स लगा रहे हो, उधर मास फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना? तो टेंशन हमेशा दोनों साइड ही होगी, एक साइड नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं। अगला क्वेश्चन है, मान लो कि ओ माय गॉड इतनी इंक, 3 किलो स्प्रिंग बैलेंस, 6 किलो, ये कितना मास नापेगी? अब सुनना इस बात को, अगर ये मास नाप रही है तो कोई पर्टिकुलर मास नापने के लिए, है ना, एक मास नापने के लिए इसकी लंबाई कांस्टेंट होगी। तो एक मास नाप रही तो लंबाई कांस्टेंट होगी, और लंबाई कांस्टेंट होगी तो इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। आप समझना, अगर इस ये ज्यादा चले ये कम चले तो स्प्रिंग लंबी होगी, लेकिन स्प्रिंग लंबी होगी तो उसकी रीडिंग बदलती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर रीडिंग के लिए इसकी लेंथ खींची तो होगी है, लेकिन लेंथ कांस्टेंट होगी, और लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, इसका वेट टी होगा। कैसे निकालेंगे? 3 और 6 का एक्सेलरेशन कर देंगे सेम। 3 का एक्सेलरेशन हुआ ऊपर की तरफ टी माइनस 3g बाई टी, 3 टी ऊपर 3g नीचे, नेट फोर्स बाय मास, उसका नीचे 6g माइनस टी बाई 6, 3 से 6 कटा 2, 2t माइनस 6g बराबर 6g माइनस टी, 2t प्लस टी कितना हो गया 3t बराबर 9g, टी कितना हो गया 3g। से लिखा क्या मैंने? मुझे लग नहीं रहा कि सही है। हाँ, 12g, तो t बराबर 4g, तो टेंशन 4g आ गया। अब वो मास कितना नापेगी? वेट और टेंशन दोनों 4g होंगे। मास कितना नापेगी? वेट बाय जी। तो वेट बाय जी कितना हो गया बच्चों? 4 किलो। तो इस केस में जो मास मेजरमेंट होगा वो 4 किलो होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, ओके। अब मैं एक बार ही देख लूं कि ये वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है। ये वीडियो जा चुकी है 15 मिनट, तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। चलो, अब एक और टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। वो वाली कटिंग नहीं, उसमें स्प्रिंग मास और तुमसे काट देते हैं, फिर पूछते हैं किसी पर्टिकुलर मास की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में करते हैं, और फिर हमारे पास लगभग 2 लेक्चर और बचेंगे सूडो फोर्स के। तो ये 2 लेक्चर मिला के हमारा एनएलएम खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनएलएम मान लो आप, मुश्किल से मैंने मुश्किल से 4-5 घंटे में मैंने करा रखा, और ये बहुत अच्छा लेवल है, इट्स एडवांस लेवल। ठीक है, इसको पढ़ के आप आईआईटी का एडवांस के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी यू, चिल मारो।